अमिताभ तिवारी जी, इस भूतो न भविष्यति साइज के, जंबो साइज के प्रयोग का मतलब क्या? 1952 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश छोड़ो, केरल में ऐसा प्रयोग नहीं हुआ, आसाम में नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ कि 17 में 11। क्यों? इसके पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मायावती जी की जो बसपा पार्टी है, उसको जो वोट शेयर मिला था, आपने बताया 12-13%, वो काफी कम, उसके मतलब न्यूनतम लेवल पे, और सिर्फ एक एमएलए जीत के आया। तो कहीं ना कहीं बसपा की एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है, अस्तित्व की लड़ाई है। अब जहां बसपा के पास आज दलित वोट भी पूरा का पूरा नहीं बचा है, क्योंकि नॉन जाटव जो वोट है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ उसका झुकाव हो चुका है। एक ये पैंतरा जो है, एक तरह से मायावती ने फेंका है कि मुस्लिम समाज जो आज अपनी रिप्रेजेंटेशन को लेके काफी चिंतित है, यानी एक तरह से जो ओवैसी की पॉलिटिक्स है कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम समाज का व्यक्ति वोट करेगा, क्योंकि आज की जो विधानसभा है उसमें सिर्फ 9% मुस्लिम एमएलए हैं और आबादी 18% है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो पॉइंट आउट किया कि अखिलेश यादव हरा नहीं पा रहे हैं भाजपा को 80% वोट लेने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू अपना कमबैक चाहती हैं वो। और तीसरा, जो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सीट पे किया था, जहां एक मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को खड़ा करने की वजह से स्ट्रांग होल्ड सीट पे समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो समाज में कहीं ना कहीं मंथन है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का वोट लेती है, लेकिन मुस्लिम समाज को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। आज अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरे कौन है, ये अगर टॉप 5 लोगों को गिनाने हो तो आजम खान के बाद मुश्किल हो जाएगी लोगों को बताना। तो कहीं ना कहीं मायावती उम्मीद कर रही हैं कि मुस्लिम समाज टैक्टिकल वोटिंग करे या अपने समाज के कैंडिडेट को वोट करे और उनके लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीत के आए, ताकि एक हवा बन जाए लोकसभा चुनाव से पहले कि मुस्लिम समाज जो है वो मायावती जी को सपोर्ट कर रहा है। जी, अमिताभ तिवारी जी ने जो व्याख्या की उसमें मैं एक बात जोड़ के वकील साहब के पास चलूंगा, सुरेश जी के पास, उनसे बसपा का जरा पहले पर्सपेक्टिव समझ लूं। मायावती जी के कैंडिडेट जो मुस्लिम, उन्होंने टेक्टिकली मुस्लिम बहुल इलाकों में खड़े किए हैं, निगमों में, वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बाद की कहानी है। मूल मुद्दा ये है, जो मेरी बुद्धि कहती है, इस संघर्ष में समाजवादी पार्टी का नुकसान पक्का हो जाएगा, ये जान लीजिए। क्या बसपा का कोई मेयर जीत जाएगा अभी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने ऐसे लोग जरूर चुन के रखे हैं जो माल से मजबूत हैं, अपने इलाके में बड़े कारोबारी हैं और समाज में उठते बैठते हैं, तो वो उतना वोट खींच लेंगे। और साथ में मायावती की का अपना 12-13% वोट कि वो आजमगढ़ पार्ट 2 कर दें। गुड्डू जमाली नाम था ना? हाँ जी। तो गुड्डू जमाली खुद नहीं जीते, लेकिन उनने धर्मेंद्र यादव को का झोला पैक करा दिया। क्या सब जगह मायावती जी यही झोला पैक वाला सिस्टम कर रहे हैं सुरेश जी? क्योंकि वो होता है ना कि हम आदमी कहता है कि भाई ठीक है हमारी एक आंख फूटे लेकिन हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। क्या वही मन बना लिया कि आप ना ऐसे ही करना है? आप बड़े मतलब उच्च कोटि के पत्रकार हैं, आपके साथ बहुत बार मैं बैठा हूं जी सुरेश जी, और आपके स्टूडियो में भी बैठा हूं जी। देखिएगा, हमारे यहाँ आइडियोलॉजी और राजनीति दो चीज हैं। आइडियोलॉजी में कहीं हमारे यहाँ कोई गिरावट नहीं है। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में जरूर उतार चढ़ाव आता है और सभी के लिए आता है। जहां तक 17 में से 11 की बात है, आज उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को छोड़ो पूरे देश में ये सिद्ध हो गया है कि मुसलमान का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित, क्योंकि आज जो माहौल बना है, और इसमें केवल सपा का ही नुकसान नहीं करेंगे हम लोग, हम बीजेपी को भी पीछे हटाएंगे। क्योंकि आज का जो माहौल है, आप देख रहे होंगे आनंद मोहन जी का
जेल से छोड़ना हो राजपूत वोटों के लिए, और यहाँ पर जो ये खेल के कुश्ती के जो पहलवान हैं वो बैठे हों धरने पर, तो ये सारी चीजें मिलकर के बीजेपी का वोट कम होगा और बसपा का वोट उतना ही बढ़ेगा। और जो ये मुद्दा है कि हमने जो टिकट दी हैं, आपने कहा गुड्डू जमाली जी का नाम लिया या उनका ऐसे पैसे वालों का बात कहा। अरे सर मेरी बात सुनिएगा, पूरा देश देख रहा है आपको, संसार भर के भी दर्शक देख रहे होंगे। अगर बाहुबली को बाहुबली से भिड़ा दिया, धनबली को धनबली से भिड़ा दिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया? दूसरों के यहाँ तो यही काम चलता है। और जहां तक टिकट बेचने का काम है, जो आरोप लगाते हैं, अब उससे भी मुक्ति मिल गई है, क्योंकि अब तो बीजेपी में भी ये पिलखुआ हापुड़ यहाँ पर उथल पुथल हो गई है। सुरेश जी, मैडम गर्ग हैं, उन लोगों ने इस तरह का सुरेश जी, किया है। ठीक है। मसला ये नहीं कि टिकट बेचने का, मसला ये कि 17 में से 11 मुसलमान कैंडिडेट लड़ा देना, ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग है। इसके रिजल्ट की प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी। भाजपा को नुकसान होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन हाँ, अब्बास हैदर साहब, सुरेश जी अब रुको। अब्बास हैदर साहब, पुराने अनुभव बताते हैं, और एक मैं रख दूं सामने, शायद 17 का चुनाव 17 का होगा, जब वो खत्म हो गया तो मैं समाजवादी पार्टी के बड़े मित्रों के साथ बैठा, ठीक, समीक्षा हुई, तो एक बात निकल के आई कि 100 सीटों पर जहां सपा ने मुसलमान उम्मीदवार लड़ाए थे 403 में, वहीं बहन जी ने मुसलमान उतार दिए। क्या नतीजा क्या हुआ? सारी सीटों पर भाजपा जीत गई, हो गया काम। क्या हमने बोला हो गया काम, भाजपा वाले बोले जय श्री राम। नहीं, तो ये तो टेस्टेड मसला है। जहां महंजी और सपा दोनों मुसलमान लड़ा देंगे वहां मामला गड़बड़ा जाएगा। ये 17 में 11 आपको टारगेट करके उतारे गए हैं या भाजपा को? अब्बास हैदर, ये बड़ा सवाल है। में से चाहे 17 टिकट है, देश का संविधान इसकी आजादी देता है, लेकिन मसला क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, वो एक भी टिकट नहीं दिया उसने नगर निगमों में। अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा में एक भी टिकट नहीं दिया, तो संवैधानिक रूप से तो कहीं गलत नहीं है। लेकिन मसला देखिए, अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। देखिए, सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो बहुत समझदार है। आज वो वोट इन मुद्दों पे देगी जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज आप देखेंगे किस प्रकार से आवारा पशुओं से शहरों में लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जान जा रही है, किस प्रकार से गंदगी से। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 3 महीने में 12,000 से अधिक सिर्फ डेंगू से डेथ हुई है उत्तर प्रदेश में। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में फॉगिंग की, जिसमें लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। देखिए, मसला क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि वहां सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। इसमें देखिए बहुत सारे और भी राजनीतिक दल आएंगे, सबका सम्मान है, सबकी अपनी जगह है, लेकिन जनता जानती है कि हमें किसके साथ जाना है, भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है, कौन जीत रहा है। तो जनता, मुझे लगता है, उसी आधार पर निर्णय लेगी, अपने जुड़े हुए मुद्दों पर निर्णय लेगी। जनता इस बात पर निर्णय लेगी कि उससे स्ट्रीट लाइटें क्यों बंद है, क्यों सड़कें गड्ढा युक्त है उत्तर प्रदेश की, क्यों उत्तर प्रदेश में नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये जनता से मूलभूत मुद्दे हैं जिसके ऊपर जनता चुनाव। ठीक, अब्बास हैदर साहब, मैं मुन्ना खान साहब का चलूंगा, फिर आनंद जी आपके पास आऊंगा। आप चूंकि भाजपा से, इसलिए आपको सबका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा सबके लपेटे में है। एक बात मैं कहूं अब्बास हैदर साहब के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता 2014 में भी समझदार थी। ऐसा तो नहीं कि आज ही स्कूल जाना शुरू किया उसने। 14 में भी समझदार थी, 17 में भी समझदार थी, 19 में भी समझदार थी, 22 में भी समझदार है, निकाय में भी समझदार होगी, 24 में भी समझदार होगी। ठीक, ये नाली, बिजली, खरंजा, पार्क, अन्ना पशु और क्या क्या जितने भी मुद्दे हैं, ये आज से नहीं, ये गोविंद बल्लभ पंत जब प्रधान हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे तब उसे चले आ रहे हैं मुद्दे। ठीक, फिर भी पार्टियां जीती ना। ऐसा थोड़ी नहीं हुआ कि किसी एक सरकार के आने के बाद से मुद्दे खत्म हो गए ना भैया।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि फोकस यहां पर रहे। और सीधी लड़ाई बताई आपने कि सपा और भाजपा में है, अखिलेश जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा सबमिशन ये है, बसपा जीत भले ही ना पाए, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है वो आपके लिए कोरोना से कम घातक नहीं है। आजमगढ़ उदाहरण है और रामपुर उदाहरण है। क्या आजमगढ़ में लड़ा दिया उम्मीदवार तो धर्मेंद्र यादव को मामला गड़बड़ा दिया, और रामपुर में नहीं लड़ाया तो गड़बड़ा दिया। नहीं ये नहीं, अब बात में आएगा। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है बसपा की, वो उसको इतनी ताकत देती है कि वो आपके साइकिल के पहियों की तीलियों से छेड़छाड़ कर दे। मुन्ना खान साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये राजनीति में जब टिकट बढ़ती है तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है किस धर्म का कितना कम प्रतिनिधित्व है, किस जात की कितनी संख्या है, उसके हिसाब से ही मोटे तौर पर एक होता है। लेकिन बहन जी ने तो इस बार पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 17 में 12 मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने नगर निगम में लड़ा दिए। आपको क्या समझ में आ रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? सबसे पहले अमिताभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का और आपके दर्शकों का जी। सवाल यह है कि बहन मायावती जो अभी मुस्लिम कार्ड खेली है, तो हमारे विचारधारा में किसी जाति और किसी समुदाय पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी यथा स्थिति है उस पर तो जरूर बात कर सकते हैं। और यथा स्थिति यह है कि मायावती जी के टिकट अभी खुद जो उम्मीदवार है वो वापस कर रहे। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है, ऐसा नहीं है। वहां जो मेन टक्कर है वो निर्दलीय उम्मीदवार टक्कर दे रहे हैं दोनों दलों को, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, उस पर टक्कर सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार दे रहे। मायावती जी का मैं समझ रहा हूँ वहां वर्चस्व नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं। जहां तक जानकारी है कि पार्षद के चुनाव में टक्कर दे रहे हैं कि मेयर में तो मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में 17 में कहीं कोई निर्दलीय है जो जीतने की स्थिति में हो। मुन्ना खान, पार्षद ही में होंगे क्योंकि पार्षद तो हजारों की संख्या में है। बिल्कुल अमिताभ जी, लेकिन वहां जो यथा स्थिति है वहां इसलिए है कि वो किस तरीके से डैमेज किया जाए समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, ये रणनीति है। वहां की यथा स्थिति अलग है बिल्कुल। वहां जो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने का ही मतलब है कि बीजेपी को आप आगे लेकर के और किस तरह आगे लेकर के। पीछे 5-7 कार्यकाल बीजेपी के रहे, उस पर कई बार किस तरीके डिसीजन लिए गए, कई जनता को नुकसान भी कई बार हुआ, लेकिन वहां भी बहन जी खामोश रहे, कई अत्याचार हुए। ठीक है मुन्ना खान जी, बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, ठीक बात है। मैं आनंद दुबे के पास, जी ठीक, आनंद दुबे के पास चलूं उससे पहले एक बात और कह दूं। सर्वजन सूचनार्थ एक बात कह देता हूं। सुरेश जी बड़े पुराने आदमी और बहुत सीनियर वकील हैं, वो गौर से सुन लें। 17 साल बाद, अमिताभ तिवारी जी आप भी सुन लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा बाकी सबकी 2 आंखें, भाजपा की 6 आंखें हैं। दिशाएं 4 है लेकिन इनके पास आंखें 6। 17 साल बाद अचानक से ताज कॉरिडोर घोटाले में सीबीआई को मुकदमा की जांच पड़ताल की अनुमति मिल गई। सीबीआई की चार्जशीट में मायावती से लेकर नसीमुद्दीन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कई सीनियर अधिकारी भी हैं। अब वो 17 में 11 लड़ाने के लिए मिली थी, किस लिए मिली थी, क्यों मिली थी, मैं नहीं जानता, मेरी उतनी तो पहुंच नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो मामला है। अब लड़ाना तो मजबूती से पड़ेगा भाई, लड़ाना तो पड़ेगा। सुरेश जी जानते हैं कि ये तो अच्छे जेल चले गए भैया, मौसम वैसे खराब चल रहा है आजकल।